का मुसाफिर है, जिधर से भी गुजरता है अपना सलीका छोड़ जाता है। हिंदी में और उर्दू में फर्क बस है इतना कि एक ख्वाब देखता है और एक सपना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्दू के बारे में। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो पूरे दुनिया में प्रचलित है, खासकर हिंदुस्तान में प्रचलित बहुत ज़्यादा है और हिंदी उर्दू को बहन कहा जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उर्दू में करीब 40 किताबों को लिखा है और भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिया है उर्दू भाषा के लिए। सैयद शब्बर इमाम रिजवी साहब, स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। क्या कहना चाहेंगे उर्दू के बारे में, चूँकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी भाषा को जानते हैं, यहाँ किन किन भाषा का प्रयोग किया जाता है, उर्दू के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उर्दू जो है हिंदुस्तान ही में पैदा हुई और हिंदुस्तान ही में फली फूली और बढ़ी भी, और इसके हिंदू मसनवी निगार इतने हैं कि जिन पर एक किताब हमारी बस्ती के साहब ने लिखी है, अताउल्लाह पालवी ने, हिंदू के मसनवी निगार। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें नॉवलेट ये हिंदी और उर्दू दोनों ने मिल कर के इसको इतना खूबसूरत संगम बना दिया है, जिसको गोया के आप ये कहें कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, तो ये गंगा जमुना तहजीब से जुड़ी हुई है। अब रहा कि हालात बदलते हैं, ज़बानें कितनी बनी और कितनी उजड़ गई, मगर कुछ इस वक्त इस मुश्किलात में फंसी हुई है, मगर ये मुश्किलात हल होंगे। आपने कितनी किताबों को लिखा है अब तक, और जो आपके दिल के करीब कौन कौन सा किताब? हाँ, असल ये है कि हम एक काश्तकार थे अली नगर पाली के, हम किसान से जुड़े हुए थे। एक बैग हमें तबीयत उचाट हुई और हम शहर चले गए। किसान पे शहर होकर के हमने वहाँ कलम पकड़ लिया, तो कुछ सियासी मज़ामीन वगैरह चलने लगे, मगर मेरे तस्वुर में एक गांव था, कैसा खूबसूरत गांव होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जान है गांव। तो हमने, अब तो मेरे पास उतना माल नहीं था, दौलत नहीं था कि अपने तस्वुरात को हम अमली जामा पहना सकें, तो हमने 2 नॉवेल लिखा, शाहीन और जब गांव जागे, और दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हमने प्राइम मिनिस्टर के पास भेज दिया कि मेरे थीम्स हैं, अगर हिंदुस्तान के गांव को डेवलप इस तरह से किया जाए तो मेरे ख्याल में कि ये इसका दिल जो है वो चमकने लगेगा। बहरहाल उसके बाद हमने लाइफ स्केच लिखना शुरू किया, तो हमने करीब करीब सैकड़ों लाइफ स्केच लिखा। बड़े ये क्या होता है? फवाने हयात, आपकी फवाने उम्री, मतलब हमारे बारे में आप विशेष तौर पर बताएंगे पूरा डिटेल? कि आप कैसे हैं, कैसे क्या थे, आपने कैसे डेवलप किया अपने को, कैसे आपने पढ़ा लिखा। किन शख्सियतों के बारे में आपने लिखा? मैंने करीब करीब सैकड़ों, जैसे दो चार जैसे डॉक्टर अब्दुल मुगनी, शारिफ रदौलवी, ये बड़े बड़े मुहक्किक हैं। अच्छे सुहैल अज़ीमाबादी, इस तरह का भी कभी। उसके बाद हमने जो है वो बागो बहार एक बड़ी किताब है, सबसे पहली उर्दू की नफर निगारी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कलकत्ते से वो 1801 में छपी, 1803 वगैरह में। तो मीर अमन ने वो किताब लिखी और बड़ा नाम पैदा हुआ उर्दू में। उसको बहुत लोगों ने लिखा, रिसर्च किया, उसका मंजूम तर्जुमा यानी शायरी में जो तर्जुमा हुआ है उसको हमने ढूंढ कर निकाला, और उस तर्जुमे को हमने गवर्नमेंट के अदारे फरोग काउंसिल से हमने उसको शाया करवाया, और उसके बाद से उसमें आज तक किसी ने उसके मज़मून तर्जुमे पर रिसर्च नहीं किया। बहरहाल इसके बाद हमने उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो अंजुम तक़वी उर्दू बिहार जो कायम हुई, तो उसके पहले मेंबर हम थे, हम और मुगनी और भी लोग थे। तो हम लोगों ने बड़ा काम किया उसमें, तमाम गाँव शहर गए। तो उर्दू को सेकंड लैंग्वेज दिलवाने वाला सिर्फ अब्दुल मुगनी है, इसके अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं है। सरकार की तरफ से आपको कितना सहयोग मिला, और जो आपने सोचा था जीवन में उर्दू के लिए करने के बारे में, तो क्या आप वो कर पाए? नहीं, हम नहीं कर पाए, सिवाय किताब लिखने के। हमने ज़मीन पर बढ़ करके उर्दू को फ़रोग़ नहीं दिया। तो ये किस तरह से हो सकता था?
ये देखिए असल ये है कि ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार से नहीं होगा, ये गांव में गांव जाना पड़ेगा आपको, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। नहीं तो आप जहानाबाद में सेमिनार कर लीजिए, 10 पढ़े लिखे बैठे रहेंगे, सुन करके चले जाएंगे। वो तो उनको सुनाना है हमको जो बेचारे इस सेमिनार में नहीं पहुंच सकते हैं, उर्दू उनके कान तक पहुंची नहीं अभी। तो उस मोहल्ले में, उस ग्रुप में जाकर के आप उर्दू का काम कीजिए। उर्दू कितना ज़रूरी आप मानते हैं इस सभी भाषाओं में? हिंदी लोग जो बोलते हैं, अंग्रेज़ी जो बोलते हैं, या और भी जो भाषा बोलते हैं, उनके लिए उर्दू कितना ज़रूरी है? देखिए कोई ज़बान भी है, इस वक्त इंटरनेशनल ज़बान तो अंग्रेज़ी हो रही है। जिसके पास ताकत रहेगा, ताज रहेगा, हुकूमत रहेगी, वो ज़बान ज़्यादा फ्लो कर जाएगी। कितनी भी बड़ी ज़बान है, संस्कृत इतनी रिच ज़बान है, कोई है उसके मुकाबले में कोई ज़बान रिच पूरी दुनिया में? अरबी कितनी रिच ज़बान है। रिच क्या क्या मतलब? रिच के माने कि अमीर, बहुत से अल्फाज उसके पास हैं, बहुत से वर्ड्स उसके पास हैं, तो मतलब उर्दू से भी ज़्यादा? बहुत बहुत। संस्कृत में बहुत है, अरबी में बहुत है, मगर फ़रोग नहीं पाया क्योंकि हुकूमत की सहायता नहीं मिली उसको। तो जो हुकूमत की सहायता जिसको मिलेगी वो ज़बान बढ़ जाएगी इधर पे। आज उर्दू पूरे हिंदुस्तान में बोली जा रही है, मगर कहीं उसको हिंदी लैंग्वेज कह दिया जाएगा। आज सिनेमा की लैंग्वेज उर्दू है, जी। मगर वो हिंदी कहा जाएगा। तो भाई कहिए, तो हिंदी और उर्दू को दोनों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं हमको, तो आपकी 2 आँख है, जी। आप 2 आँख से देख रहे हैं, मगर जब आँख से आपकी ये निकला शुआ तो एक हो गया, एक हो गया। तो हिंदी और उर्दू वही है, 2 आँख है, जब ये बाहर निकलती है नज़र में तो एक हो जाती है। मगर हम तासुब में पड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को अलग करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो किसका नुकसान होगा? अगर तारीख लिखी गई है जो, तो उर्दू तो हिंदुस्तान की ज़बान है। अब हिंदुस्तान में कौन रहता है भाई? हिंदू या मुसलमान और लोग हैं। तो हिंदुस्तान ही के वासी क्यों ने कहा जाएगा ये उर्दू ज़बान का मालिक, वो चाहे जिस कौम और मिल्लत का हो। पर लेकिन जो धर्म के चश्मे से देखा जाता है भाषा को, उनके बारे में क्या कहें? देखिए धर्म के लिहाज से देखते हैं तो हिंदी तो कोई धर्म है नहीं, धर्म की ज़बान तो संस्कृत है। क्यों नहीं संस्कृत को इतना फ्लो मिला? मुसलमान की ज़बान जो है वो अरबी है, क्यों नहीं अरबी को इतना फ्लो मिला? आप एक मुसलमान को खड़ा करके पूछ लीजिए उससे कि अरबी पढ़ोगे, तो कहेगा पढ़ तो लेंगे मगर समझेंगे नहीं, मानी नहीं बता पाएंगे। एक हिंदू लड़के को बुलाइए, आप कहिए संस्कृत तक कुछ भाषा हम बताते हैं तुमको, कहेगा हाँ पढ़ तो लेंगे मगर समझेंगे नहीं कि क्या है इसका अध्ययन। तो है ये कि समझने की ताकत ख़त्म कर दिया। ज़बान तो जान रहे हैं। एक वाक़या आपको हम बताते हैं कि हम गए हुए थे इराक़, तो वहाँ की ज़बान तो अरबी है। हमको लोग अरबी पढ़ते हुए देख रहे थे, कुरान शरीफ पढ़ते हुए देख रहे थे। उसके बाद लोग आके हमसे पूछते थे कि तुम अरबी पढ़ते हो, बोलते नहीं हो, समझते नहीं हो। तो ये था मुसीबत। और देखिए है ये कि ये घर से शुरू होता है, किसी चीज़ का फ़रोग देना। आपका जैसे उर्दू है, तो हम उर्दू का स्लोगन कर रहे हैं, मेरा बेटा ही नहीं उर्दू पढ़ रहा है। तो हर तंजीम को, हर काम को घर से शुरू किया जाता है और घर के अफराद को उसमें शामिल करके वो डेवलप किया जाता है। तो हम लोग करते रहे, मगर अब मेरे पास इतने ज़राए नहीं कि हम अपनी किताब, मेरी किताबें जितनी हैं कौमी कौंसिल दिल्ली से छपी हैं। तो उर्दू में आपने कोई शेर वगैरह भी किताबें? शायरी पर हमको कोई लगाव नहीं रहा आज तक। नॉवेल लिखा और फटायर लिखा मैंने, जिसको उर्दू में इंशाइया कहते हैं, लाइफ लिखा। रिसर्च तहकीक हमने गांव की तारीख़ लिखा, अलीनगर पाली की तारीख़ लिखा, हिस्ट्री ऑफ अलीनगर पाली, अच्छा हिस्ट्री ऑफ शेखपुरा और फनाबाद ये लिखा। आप तो किसान परिवार से आते हैं, आप किसानी आपका मूल रूप से काम था, लेकिन एकाएक आपका दिमाग कैसे ये लगा कि हमको कुछ लिखना चाहिए? तालीम जितना तक आई BA तक हमको करना था कर लिया हमने। उसके बाद काश्तकारी बहुत बड़ी थी हमारी अलीनगर पाली में, हमारे भाई की, और हम, मेरा भाई था, तो भाई की वजह से हमको उनके हेल्प के लिए हमको उधर जाना पड़ा उनके साथ था। उसके बाद उनके डेथ के बाद हमने वकेट कर दिया पाली को।
पटने में मकान बनाए हुए थे, पटने चले गए। पटने में हमने पहले अखबार निकाला। तो ये भी दौलत के ऊपर मुनहसर करता है कि अगर पूंजीपति आप हैं तब अखबार को 2-4 साल चला सकते हैं, नहीं तो बैठ गया। तो उसका भट्टा बैठ गया, उसका सियासत में कूद गए, अच्छा। सियासत में इलेक्शन वगैरह लड़ गए। वहाँ पे हद थक हार कर जो हम आए तो हमने कलम पकड़ लिया, उसका लिखना शुरू किया। तो अखबारों में रोब बयान अखबार में लिखा, उसका फिर किताबी शक्ल में आने लगी, किताबी शक्ल में आ गई। अभी मेरी कल परसों एक किताब शाया हुई है, फ़िक्र नबर। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आपने लिखा, बहुत सारी किताबें लिखी, आर्थिक रूप से आपको क्या फ़ायदा हुआ इसमें? कुछ नहीं। तो क्या आप ये सिर्फ मतलब एक शौक के लिए लिखते हैं या लोगों के ज्ञान के लिए लिखते हैं या लोगों को फ़ायदा हो? अब मेरी ख्वाहिश लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए कि प्रेमचंद कैसा राइटर तो पैदा नहीं होगा। कितनी कहानियाँ लिखा, क्या मिला उस शख्स को? मुंशी के मुंशी रह गए, ठीक से घर में खाने के लिए खाना नहीं मिला उस शख्स को। आज एक उनकी किताबें पढ़ी जाती है कोर्स में, आज पढ़ी जा रही है, आज उनके नाम पे कुर्सी रखा जा रहा है, ये हो रहा वो रहा, मगर प्रेमचंद को क्या मिला? तो यही हर लेखक पे ही होता है नतीजा। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे उर्दू के बारे में लोगों से? उर्दू के बारे में ये कहेंगे सिर्फ अपने घर से लोग स्टार्ट करें। उर्दू के जो फॉलोवर्स हैं कि अपने बच्चों को अपने घर में, अपने मोहल्ले में लोगों को ताकीद करें कि आप पढ़ो उर्दू पढ़ो। नहीं पढ़ता तो जाके थोड़ा देर 1 घंटा उसके साथ बैठ करके आप फर्क कीजिए। ये वायलेंट्री सब उर्दू ना को करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पे कुछ ना फायदा होगा। को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जहानाबाद में, क्या कहना चाहेंगे आप? हम इस सिलसिले में कहें कि आज हम बहुत दिन के बाद अपने वतन, अपने गांव, अपने मिट्टी से मिले हैं, और मिट्टी का कर्ज हमने नहीं अदा किया आज तक, जिस मिट्टी ने मुझे इतना पहुंचा दिया। मामूली नहीं है कि 40-50 किताब लिखा, मगर हमने अपने गांव के लिए, अपने विलेज के लिए, अपने जहानाबाद के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ नहीं किया। इसका अफसोस आज ये अफसोस लेके हम जा रहे हैं कि आए गॉड ने हमको, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया था, दे सकते थे। हमने आपको बताया नहीं कि हमने नॉवेल जो लिखा है तो एक गांव का ऐसा नक्शा पेश किया है कि अगर उस पर ढाल दिया जाए तो गांव हो जाए। हमारे यहाँ बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, हमको याद है। और आज भी हम गांव चले जाएँ तो हमारी बूढ़ी औरतें जब मिलेंगी तो उनका आंचल फौरन सर पर आ जाएगा। हाँ, बबुआ आया है, चचवा आया है, अरे देख तेरा चचा आया है। कौन? जिससे हमारा नस्ली कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मजहबी ताल्लुक़ है। तो गांव की ये मोहब्बत भी हमने देखा और आज दुश्मनी भी देख रहे हैं। आज आपको अच्छा लगा? आज बहुत अच्छा लगा। आज ऐसा लगा कि हाँ, हमको गांव ने या हमारे डिस्ट्रिक्ट ने हमको नवाजा कि हम भी एक आते हैं। हम शर्मिंदा हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने गांव से, अपनी मिट्टी से, कि हमने उसको कुछ नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जहानाबाद में इन्हें मिला है, इन्हें लग रहा है कि काश हम अपने वतन के लिए, अपने ज़िले के लिए और भी बहुत कुछ कर पाते। नहीं करने का इन्हें काफ़ी अफसोस। अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।